नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्ज़ाम का मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने फ़र्स्ट क्वेश्चन जो मैथमेटिकल पार्ट है इस पेपर का, उसके फ़र्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है ये वाला, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल पावर है 3 एंड देन मल्टीप्लाई में है स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसकी होल पावर गई है ऊपर 4 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 2। देन 2 के ऊपर है क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है कि हमें ये जो 2 है इसकी पावर में क्या आएगा, इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद ये फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर होता है मैथ्स में। ये नियर अबाउट 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में होता है। ये एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल होते हैं या पावर्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स जब हम सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉ होते हैं, 4-5 लॉ हैं। ये बहुत बेसिक से बहुत सिंपल से लॉ हैं। तो आपको पहले तो उन लॉज के बारे में प्रिपेयर करना होगा ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 4 को हम सिंपली 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। देन इसके ऊपर है स्क्वायर रूट और इसकी होल पावर है 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 2 के साथ स्क्वायर रूट जो पावर आई है इसकी, वो स्क्वायर रूट उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो है वो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये मेरे पास बच जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। तो पहला पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व कर लिया है, वो हमारा बचा है 2 टू पावर 3। अब नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन में है स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड इसकी होल पावर है 4। तो मैं 16 को भी इसी तरह से 2 टू पावर 4 लिख लेती हूँ बिकॉज 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 16। और इसके ऊपर भी हमारा स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे भी इसको 4 की बजाय मैं 2 टू पावर 2 एंड अगेन पावर 2, यानी कि जब इस तरह से पावर्स होती हैं एक्सपोनेंट्स में तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई ही होती हैं। ये भी एक एक्सपोनेंट के चैप्टर में एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हम बोलते हैं इनको। ये 4-5 लॉ हैं जैसा मैंने पहले बोला है। तो ये आप बड़े आसानी से आपको मैथ्स की बुक्स में मिल जाएंगे। इनको अगर आप करते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी मिलेगी, आसानी रहेगी। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगी और इसके ऊपर है हमारा स्क्वायर रूट और उसके बाहर है हमारी ये जो पावर है ऊपर 4। तो सिमिलरली एक पावर के साथ हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बचा है 2 टू पावर 2 एंड उसके ऊपर होल पावर है 4। तो ये अगेन हमारे पास बन गया है, देखिए 2 पावर्स हैं, एक ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, बट अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बन जाएगा हमारा 2 टू पावर 8, 2 4 ज़ा 8। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी मैंने सॉल्व कर लिया है। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास आया है 2 टू पावर 8। फर्स्ट पार्ट जब मैंने इसका 4 वाला सॉल्व किया था तो यहाँ मेरे पास बचा था 2 टू पावर 3 एंड सेकंड पार्ट में मेरे पास क्या बचा है यहाँ 2 टू पावर 8 एंड देयर इज़ नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर आप करोगे अगर तो वो हो जाता है 64। तो डिवाइड करना है तो मैं 64 नीचे लिख लेती हूँ। अब अगेन यहाँ पे देखिए ये 2 रेज़ टू पावर 3 है और मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 8 है। बेसिस आर सेम, हमारे पास जब बेस सेम होते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ये भी एक लॉ है। तो हम बेस एक ही बार लिखेंगे और पावर्स को हम सिंपली प्लस कर देते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे ये जो 64 है इसको भी अगर हमें इस क्वेश्चन को सिंपल 2 की फॉर्म में निकालना है क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 2 की पावर पूछा गया है, तो 64 को भी मैं 2 की पावर में कन्वर्ट कर लूँगी। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6।
ठीक है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है वो बन गया हमारा 2^11 एंड नीचे वाले पार्ट में हमारे पास बन गया 2^6। अगेन ये जो है आप इसको सिंपली ऐसे ही कटिंग भी कर सकते हैं कि 2 को आप 11 टाइम्स लिख लीजिए और नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप 2^6 है तो 2 को 6 टाइम लिख लीजिए। जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जो बच गया है वो आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करना है तो अगेन यहाँ पे लॉ लग जाएगा आपका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये भी एक लॉ है कि बेसिस जो हैं ऊपर और नीचे सेम हैं और पावर्स जो हैं वो अलग हैं लेकिन बेसिस सेम है और बीच में डिवीज़न है। जैसा यहाँ था बीच में मल्टीप्लिकेशन थी तो पावर्स प्लस होती हैं, सिमिलरली जब डिवीज़न होती हैं तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं। तो ये 11 - 6 यानी कि 2^5 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड को पूरी को सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2^5, यानी कि इसका कौन सा आंसर जो है वो सही होगा, दैट इज़ ऑप्शन जो है हमारे पास बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज ऑफ राम्स 5 डिफरेंट स्कोर्स इन द टेस्ट इज़ 46.5। अब ऑब्वियसली एवरेज का है तो ये एवरेज वाला चैप्टर होता है हमारे पास मैथ्स में, उसमें से पूछा गया है कि राम जो है उसके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट कोई भी टेस्ट हैं या पेपर हैं या कुछ भी हैं, उनके स्कोर्स जो हैं किसी टेस्ट में उनका एवरेज निकालने के बाद कितना आया है 46.5 आया है। It was learnt later his 2 scores were written as 40 in place of 38 and 32 in place of 36। क्या हुआ बाद में लेटर ऑन ये पता चला कि उसके 2 स्कोर्स जो हैं वो गलत लिखे गए हैं। मतलब क्या कर दिया गया 2 स्कोर्स में 38 की जगह पे जब 38 आना था तो उसकी जगह पे 40 लिखा गया और 36 की बजाय वहाँ पे 32 लिख दिया गया, मतलब गलती से हुआ ये। तो अगर हम इसको करेक्ट करते हैं देन व्हाट इज़ हिज एवरेज, जो उसका एवरेज स्कोर आएगा या करेक्ट एवरेज आएगा वो क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो एवरेज वाले पार्ट से है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखिए एक तो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एवरेज निकाल के दिया गया है, मतलब सम नहीं पता है हमें कि अगर उसके 5 टेस्ट हैं और 5 टेस्ट में सपोज़ एक में 30 मार्क्स आए हैं, एक में 32 आए हैं, एक में 33 आए हैं, इस तरह से, तो उन सब को प्लस करने के बाद हम डिवाइडेड बाय 5 करते तो हमारे पास एवरेज जो है वो कितना आता 46.5 आता। ठीक है जी, तो इन्होंने सिर्फ एवरेज दिया है तो हमें इन टर्म्स का उसके टेस्ट या पेपर में या सब्जेक्ट जो भी हैं उसमें से कितने कितने मार्क्स आए हैं वो हमें नहीं पता है, हमें उनका सम भी नहीं पता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ सम फाइंड आउट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि उसके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उन सब का सम जो है टोटल जो है वो x आ रहा है और टोटल सब्जेक्ट 5 हैं, तो वो कितने के बराबर एवरेज जो है वो 46.5 दिया गया है। तो इट मीन्स हमारा सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स या ऑल टर्म्स जितनी भी यहाँ आएंगी उन सब का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 46.5, ये उधर जाके 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में दैट इज़ इक्वल्स टू 232.5। ठीक है, तो ये हमारा सम निकल गया है। अब हमने ये सम निकाला क्यों है, एक्चुअली में ये हमें रिक्वायर्ड था ये इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि बाद में देखा गया कि गलती हुई है, 40 लिखा गया जहाँ पे 38 आना चाहिए था और 32 लिखा गया जहाँ पे 36 आना चाहिए था। ठीक है, तो अब सम तो हमारे पास आ गया है, तो इस सम में से हम जो गलतियां हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब गलत स्कोर जो लिखे गए हैं उनको हम माइनस कर देंगे। हमने गलत क्या क्या लिखा है, एक जगह हमने 40 लिखा है एंड दूसरी जगह हमने 32, मतलब टोटल कितना नंबर गलत ऐड किए गए हैं वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 72 मार्क्स जो हैं वो गलती से लिखे गए हैं। ठीक है जी, तो टोटल सम जो था हमारे पास उसमें से हम जो गलत मार्क्स हैं वो माइनस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 160.5।
ठीक है। अब माइनस तो कर दिए कि जो गलती हुई थी वो हमने हटा दी है, लेकिन जो एक्यूरेट मार्क्स हैं वो तो नहीं ना आए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एग्जैक्ट मार्क्स थे उसके गलत की जगह पे सही लिखेंगे, तो वो वाले अब इस वाले स्कोर में हम ऐड कर देंगे। तो 160.5 में प्लस करेंगे क्या, जो करेक्ट मार्क्स थे। करेक्ट क्या थे, किसकी जगह पे 40 लिखा गया था 38 की जगह पे, ओके, तो 38 आना चाहिए था। एंड 32 लिखा गया था प्लेस ऑफ 36, मतलब राइट था 36, तो हमने ये प्लस कर दिए हैं। तो ये हमारे पास मतलब इसमें 74 मार्क्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं। तो दैट इज़ 160 प्लस 0.5 प्लस 74, दैट विल बी इक्वल टू 234.5। ठीक, अब ये आ रहा है हमारा एग्जैक्ट उसका जो सम आ रहा है। सम कितना आया उसके सारे सब्जेक्ट्स का टोटल जो है वो ये आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एवरेज बताना है। एवरेज बताना है तो ऑब्वियसली हम टोटल तो नहीं लेंगे, ये हमारा टोटल आया है, तो एवरेज निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। देन 234.5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ इक्वल्स टू 46.9, और ये आपका है राइट ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आया है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है नेक्स्ट, A completes a piece of work in 12 days, B is 20% more efficient than A। ओके, A जो है किसी का कोई भी एक पर्सन जो है उसको A बोला गया है, वो एक काम जो है उसको 12 डेज़ में करता है, लेकिन B जो है वो उससे 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसका मतलब B उससे कम टाइम लेगा। ओके, तो पहली कंडीशन तो यही है यहाँ पे कि करना क्या है हमें, ए जो है वो अगर एक काम को 12 डेज़ में कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता होगा ये हमारा टाइम एंड वर्क जो पोर्शन आता है मैथ्स में उसके अंडर जाएगा। इसमें से पक्का ही इस तरह से इस पोर्शन में से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितना भी हमारे पास मैथमेटिकल जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं इनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, बिकॉज हर एग्ज़ाम में इस पार्ट से एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ए जो है वो एक काम को 12 डेज़ में करता है, तो हम कहेंगे कि एक दिन में उसने कितना काम किया है। तो 1 डे का अगर हमें निकालना होता है तो हम 1 डे में वर्क कितना किया गया, ठीक है, 1 डे का वर्क प्रोपोर्शन जो है वो निकालने के लिए हम नंबर ऑफ़ डेज़ को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1/12। ओके, लेकिन अभी कंडीशन क्या दी है कि जो बी है उसके नंबर ऑफ़ डेज़ तो नहीं बताए हैं, बस इतना बताया है कि बी जो है वो 20% मोर एफिशिएंट है देन ए। तो बी के नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने के लिए हमें ये जो एफिशिएंसी दी गई है इसका मैटर जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब लेट अस सपोज़ कि ए जो है उसकी एफिशिएंसी है 100%, तो बी जो है वो उससे 20% ज़्यादा है, मतलब 100 + 20 यानी कि 120% एफिशिएंट है। ठीक है, अब परसेंटेज है तो आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हम परसेंटेज को हटाते हैं, डिवीज़न में 100 लगाते हैं। ठीक है जी, तो अब जब हमें बी के नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं पता हैं तो वो निकालने के लिए हम इसका भी 1 डे वर्क जो है वो ए के साथ मान के चलेंगे कि ए से ये ज़्यादा एफिशिएंट था, तो इसकी एफिशिएंसी यानी कि जब इस तरह से एफिशिएंसी दी हो तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ टू फिनिश द वर्क, नंबर ऑफ़ डेज़ टू फिनिश द वर्क। ठीक है, अब से यहाँ पे बी के नंबर ऑफ़ डेज़ तो नहीं पता हैं, सिर्फ ए के पता हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये बोला है कि वी ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसकी एफिशिएंसी को हम ए के द्वारा लिए गए नंबर ऑफ़ डेज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी ने वो काम कितने दिन में किया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको आगे चलते हैं कि ए जो है उसने एक दिन का जो 1 डे वर्क किया है वो था आपका 1/12। तो सिमिलरली हम बी के लिए 1 डे वर्क निकालेंगे, दैट इज़ बी की एफिशिएंसी थी आपकी 120%, तो 120
इंटू अपॉन 100, और नंबर ऑफ डेज़ ए के द्वारा कितने लिए गए थे 1/12। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10। ठीक है, तो अगर हमें ये है एक दिन का वर्क डन, ठीक है, तो जब हमें नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने होते हैं तो हम इसी को उल्टा कर देते हैं। तो ए का हमें पता ही था, उसने 12 दिन लिए हैं, तो बी ने कितने दिन लिए 10 दिन लिए हैं। ठीक है, बी के नंबर ऑफ़ डेज़ निकल गए हैं। अब आइए आगे, आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास सी है, जो सी है, देखिए यहाँ से चलते हैं अब हम, कि जो सी है हमारे पास वो कंप्लीट कर रहा है सेम वर्क टेकिंग 6 मोर डेज़ देन बी। अब जो सी है वो ये काम करने के लिए 6 डेज़ ज़्यादा लेगा एज़ कम्पेयर टू बी। अब बी ने कितने दिन लिए हैं 10 डेज़, तो सी कितने लेगा 10 + 6 मतलब 16 डेज़ लेगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, बट विल बी द टाइम टेकन बाय बी एंड सी। जा टाइम या डेज़ बताने हैं आपको यहाँ पे कि कितने डेज़ लिए हैं बी और सी ने जॉइंटली इस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब जब भी हमें नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने होते हैं तो हम 1 डे का वर्क लेके चलते हैं, उसको हम प्लस कर देते हैं, फिर उसी वर्क डन को हम रेसिप्रोकल करके नंबर ऑफ़ डेज़ निकाल लेते हैं। तो बी के नंबर ऑफ़ डेज़ थे 10, सी के नंबर ऑफ़ डेज़ हुए 16, तो 1 डे वर्क बी का कितना हुआ 1/10 और सी का कितना हुआ 1/16। हमें इन दोनों का जॉइंट बताना है, टुगेदर बताना है, तो हम क्या कर देंगे 1/10 + 1/16। अब ऑब्वियसली P/Q फॉर्म में है तो यहाँ पे बीच में प्लस है और हम सीधा ही LCM लेंगे, तो इन दोनों टर्म्स का LCM आ जाएगा हमारे पास 80। तो ये बन जाएगा 5 + 8/80 दैट इज़ इक्वल टू 13/80। ठीक है, तो अब हमें दोनों के नंबर ऑफ़ डेज़ बताने हैं। ये तो हुआ वर्क डन एक दिन में दोनों का, तो नंबर ऑफ़ डेज़ दोनों के कितने हो जाएंगे 80/13। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ऑप्शंस में, तो ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब आप 80 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 × 6 = 78 एंड रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ रहा है 6:2/13, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द बिगेस्ट एंड द सेकंड बिगेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 3:2। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी आपको रेशो के क्वेश्चन इस तरह से रेशो दे रखी हो दो चीज़ों की, स्पेशली इन ज्योमेट्री केसेस, जब ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं तो रेशोज़ में जब एंगल वगैरह दिए होते हैं तो हम सिंपली उनको जैसी रेशो दी होती है वैसे ही मान लेते हैं, विद उसके साथ हम x या y या z कुछ भी इस तरह से लगा के मल्टीप्लाई में मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे बिगेस्ट एंगल, तो सबसे बिगेस्ट एंगल जो है वो कितना हो गया 3x। ये ऐसे ही लेते हैं हम, बड़ा आसान सा मेथड होता है। जब भी रेशो दी होती है एंगल्स की तो हम उसको x के साथ या y के साथ या z के साथ मल्टीप्लाई करके सपोज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो बिगेस्ट एंगल हो गया आपका 3x एंड सेकंड बिगेस्ट क्या बोला है कि जो उससे अगला सेकंड बिगेस्ट है वो कितना है रेशो 2 बोला है, तो 2x मान लिया। ठीक है, अब आपको पता है ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो एक एंगल हमें पता लग गया, दूसरा पता लग गया, बट थर्ड वन हमें नहीं पता है। आगे क्या बोला है द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 20% ऑफ द सम ऑफ बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल। बहुत आसान सी बात बोली है कि जो स्मॉलेस्ट है यानी कि थर्ड वाला जो है वो कितना होगा, दैट इज़ 20% ऑफ सम ऑफ बिगेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट का जो सम है उसका 20% कर देना है आपको। तो ये हो गया भाई आपके पास 20%। ऑब्वियसली परसेंटेज हटाते हैं तो हम डिवाइड में 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3x + 2x हो गया आपके पास 5x,
कटिंग करेंगे आप, 2 5 ज़ा 10 और 5 के साथ 5 कैंसिल, तो बच गया हमारे पास x। मतलब क्या है, आपके पास जो थर्ड एंगल आया वो कितना आया, x आया। अभी हमारे पास एक एंगल है 3x, दूसरा एंगल है 2x और तीसरा एंगल है x। अब मैंने तीनों को प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है तो हम कोई ना कोई यहाँ पे फॉर्मूला तो यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का प्लस जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो कर दीजिए प्लस 3x में 2x ऐड किए 5x, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5x में एक x और ऐड हुआ तो 6x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 30 डिग्री। तो हमारे पास जो सबसे छोटा वाला एंगल है वो कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या आ गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड बिगेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट तो ये है, सेकंड बिगेस्ट कितना है, 2x माना था, तो 2x कितना हो गया, 2 × 30 यानी कि 60 हो गया। तो इन दोनों का प्लस पूछा गया है, दैट इज़ इक्वल टू x प्लस 2x इज़ इक्वल टू, ये कितना हो गया, 30 + 60 यानी कि 90 डिग्री। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है यहाँ भी क्या आया है, ऑप्शन बी आया है। ओके, चलिए अभी इससे आगे चलते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल पार्ट का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ लेंट is money from rupees 5000 is lent at 10% interest per annum while the remaining amount is lent at 20% interest per annum। मतलब यहाँ पे एक ही अमाउंट जो है उसको दो अलग अलग इंटरेस्ट पे लेने की बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट 2 ईयर, टाइम जो है वो 2 ईयर्स का दे रखा है। तो हमारे पास 1700 का हमें अमाउंट मिला है 2 साल के बाद। इज़ अर्नड एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन दीज 2 अमाउंट्स, व्हाट इज़ द अमाउंट हैज़ बीन लेंट एट 10% पर एनम। तो हमें ये बताना है कि 10% पे कितना अमाउंट जो है वो लेंट किया गया था। तो हमें यहाँ पे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा है तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा ही फार्मूला होता है, दैट इज़ P × R × T अपॉन 100। यहाँ पे P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेशो एंड T होता है टाइम। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है, रेशो भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है। नहीं दिया है तो P के बारे में थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो P है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक के ऊपर जो रेट लग रहा है वो 10% लग रहा है और दूसरे के ऊपर जो है वो 20% लग रहा है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में यानी कि आधा आधा हाफ हाफ करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लेट करेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि जो सम है वो P जो है वो लेंट किया गया है 10% के ऊपर, क्योंकि 10% वाला हमें पूछा गया है तो हम उसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला P जो है उसको 10% पे लेंट किया गया है। तो बाकी हमें कितना बोला था, 5000 रुपये बोला था। तो बाकी बच गया कितना, 5000 में से हम P जो है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें P नहीं पता है। वो वाला जो है वो कितने इंटरेस्ट पे गया है, कितने रेट पे गया है, 20% पे गया है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे, दोनों को हम प्लस करेंगे। दोनों का हमारे पास जो अमाउंट बोला है 2 साल के बाद वो 1700 रुपये यानी कि 1700 बोला गया है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, एक को इसके साथ सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट को हम इस रेट के साथ सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है। फर्स्ट हमारा P × R × T, तो P फर्स्ट के लिए P ही है, R 10 है और टाइम कितना है, 2 साल ही बोला है, डिवाइडेड बाय 100। फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस सेकंड पार्ट कितना है, P कितना है यहाँ पे 5000 माइनस P अपॉन इंटू 10 नहीं 20, क्योंकि इस पे 20% है, इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 100। ये हो गया सेकंड पार्ट। इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो कितना आया था, 1700 आया था। अब आपको इस केस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन पे स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं आपको हाफ हाफ करके करती हूँ। P × 10 × 2 अपॉन
100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए फटाफट से हम इसको कर लेंगे। तो ये बच गया हमारा p/5, और दूसरा पार्ट था मेरे पास 5000 माइनस p इंटू 20 इंटू 2/100। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, ये 5 बच गया है। अभी इसको थोड़ा सा ओपन अप कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। तो ये 2 जो है वो ब्रैकेट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बचा है 2/5 और अंदर है 5000 माइनस p। इसको ज़रा सॉल्व करिए, 2/5 इंटू 5000 माइनस 2/5p। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच गया 1000, ये बन गया आपका 2000 माइनस 2/5p। ठीक है जी, पहले वाले पार्ट में आपका ये बना था, दूसरे में ये बना है, दोनों को हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बचा था, p/5 प्लस दूसरे वाले में क्या बचा है 2000 माइनस 2/5p इज़ इक्वल टू किसके बराबर था, ये दोनों ही 1700 के थे। अब ये वाली टर्म जो है वो हम इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग कहते हैं इसको। p/5 माइनस 2p/5 इज़ इक्वल टू 1700 माइनस 2000। तो ये बन गया आपका, ज़रा इनको देखिए, सब कुछ सेम सेम है, डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो 5 ही आएगा, p माइनस 2p हो गया, दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे बचा है हमारे पास 300, यहाँ बना माइनस p/5 इज़ इक्वल टू माइनस 300, कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस के साइन हट जाएंगे, तो p इज़ इक्वल टू ये 5 हमारा इधर जाएगा, तो 300 इंटू 5 दैट इज़ 1500। मतलब जो हमारे पास सम जो है, जो 10% पे किया गया था, वो कितना आया है 1500। तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर है वो आया है आपका आंसर, ऑप्शन ए, दैट इज़ ₹1500। And the next question is the ratio of the ages of father and mother at the time of birth of their son जो है वो कितना था, 9:8 था। The next part is the ratio of the ages of father and mother would be 17:16 when their son's age would be double of his present age. What is the ratio of the present ages of father and mother? क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा जो है उसके बर्थ के टाइम पे उसके मदर और फादर की जो एजेस हैं उनकी रेशो थी 9:8। ओके, द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर जो हैं वो 17:16 हो जाएंगी व्हेन देयर सन्स एज जो है वो डबल ऑफ हिज प्रेजेंट एज। उसकी प्रेजेंट एज तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जब उसकी प्रेजेंट एज डबल हो जाएगी तब उसके पेरेंट्स की एजेस की रेशो जो है वो 17:16 हो जाएगी। देन व्हाट इज़ द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस बतानी है हमें। तो हम यहाँ कर लेंगे लेट की जो वो बच्चा है, वो सन है, उसकी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, x मान लेते हैं, उसको हम x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि बर्थ के टाइम पे तो उसकी कोई एज हम कह नहीं सकते हैं, है ना। बर्थ के टाइम पे तो सपोज़ 0 ही थी, क्योंकि उस टाइम तो उसकी एज कुछ नहीं थी ना अभी। तो उस टाइम पे उनके फादर और मदर की जो एजेस थी उनकी रेशो थी 9:8 और प्रेजेंट हम मान रहे हैं x। तो आगे क्या बोला है कि जब वो x जो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, तो फादर और मदर की जो एजेस हैं वो कितनी हो जाएंगी, 17:16। ठीक है। अब क्वेश्चन में सिचुएशन क्या है कि प्रेजेंट के बारे में पूछा है और प्रेजेंट के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है। तो जो पता है हम उस पे चलते हैं। जो होने वाला है डबल हो जाएगी तब, और जो पुराना है उसके बर्थ टाइम पे तब की रेशोज़ जो हैं वो हमें बताई गई हैं। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या करेंगे हम। देखो, माइनस करें अगर हम कि जो फ्यूचर में जब डबल हो जाएगी उसमें से जो बर्थ के टाइम पे थी उसको माइनस करें अगर हम, तो हम देखते हैं यहाँ पे 17 पापा की है, सपोज़ फादर की है, उसमें से अगर हम 9 उसकी पुरानी वाली माइनस करते हैं तब भी वो 8 ईयर्स आता है। और मदर की जो है वो 16 है, उसमें से हम पुरानी वाली माइनस करते हैं तब भी वो
कितना आता है 8 ईयर्स आता है। तो डबल जो है 2x जो है वो हर हाल में दोनों के लिए ही कितना आ रहा है 8 के बराबर आ रहा है। तो x जो है वो कितना आ रहा है 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। मतलब क्या है कि बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ रही है, मेरे पास एज जो है वो x जो है वो कितना आया 4 ईयर्स आया। ठीक है, अगर बच्चे की प्रेजेंट एज x यानी कि 4 है तो उसके बर्थ के टाइम पे या बर्थ के टाइम पे मदर और फादर की कितनी थी 9:8 थी। तो अगर आज वो बच्चा 4 साल का हो गया है, बर्थ के टाइम पे तो x कुछ भी नहीं था, 0 था। तो 9 और 8 जो हैं उस टाइम पे जो मदर और फादर की रेशोज़ थी एजेस की, उसमें 4 ईयर्स। अब प्रेजेंटली वो 4 साल का है सपोज़, तो मदर और फादर में भी कितने प्लस हो जाएंगे, 4 साल प्लस हो जाएंगे। तो फादर में भी प्लस कर दिए हमने 4 ईयर्स और मदर में भी हमने 4 ईयर्स प्लस कर दिए हैं। तो ये आ गया आपका 13:12, यानी कि प्रेजेंटली उसके मदर और फादर की जो एजेस हैं उनके बीच का रेशो जो है वो 13:12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं। ये हमारा इस पेपर का जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे उस पे चलते हैं। आ ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ 240 मीटर्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब ये है आपका लेंथ ऑफ ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं, टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो हमारा पोर्शन होता है वहाँ से कवर हुए हैं। तो ये ट्रेन वाले भी हमारे पास ट्रेन की लेंथ निकालनी होती है, कई जगह हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी होती है, कई जगह हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी होती है। तो इसके लिए भी हमारे पास 3-4 अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फार्मूले कह लेंगे हम कि फार्मूले हैं। तो वो 3-4 फार्मूले जो हैं वो भी आपको अच्छे से लर्न करने हैं ताकि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आए आप उसको सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड, टाइम दे रखा है, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है दैट इज़ 240 मीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर हमें ट्रेन को मतलब ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अब प्लेटफॉर्म जो है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम मान के चलें अगर, जिसकी एक सुइटेबल लेंथ है, सर्टेन लेंथ है, वो हमें दी हुई है 240 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन वर्सेस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे इसमें से हमें कुछ भी निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, प्लेटफॉर्म की बात हो रही हो, कोई पोल हो, कोई पेड़ हो, कोई स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म हो, तो हम उसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन करेंगे प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है ट्रेन को वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे टाइम है हमारे पास, ठीक है, 25 सेकेंड है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली दिया गया है, ना तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ ट्रेन दिया गया है ना ही यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है। तो अगर कोई इनमें से एक पार्ट जो है फॉर्मूले का वो मिस होता तो हम जो दूसरा वाला पार्ट है वो डेफिनेटली निकाल लेते। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना तो स्पीड गिवन है ना लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है, यानी कि 2 पोर्शन मिसिंग हैं फॉर्मूले में से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में वो इसको सॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो दैट इज़ वाई हम इसका आंसर जो है वो यहाँ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका आएगा राइट ऑप्शन सी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, ये इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकता है। दैट इज़ इट। ये था इस जो हमारा HP पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्ज़ाम का मैथमेटिकल पार्ट था। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे।